सभी को नमस्कार। पुनः एक बार नई वीडियो में हम पुनः हाजिर हैं, एक बार आपके बीच में लेके पर्यावरण के कुछ ऑनलाइन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप देखेंगे कि अमूमन किसी भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिस भी परीक्षाओं में आपके पर्यावरण से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें इन प्रश्नों को आप देखेंगे। तो आइए हम इन प्रश्नों को ऑनलाइनर के रूप में जानेंगे और केवल समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप इसको ध्यान में रखेंगे ताकि किसी भी आगामी परीक्षाओं में बैठें तो आप अगर इनमें से थोड़ा भी कहीं से भी आए तो आप आसानी से इसको टच कर पाएँ और आसानी से सही अपना आंसर कर पाएँ। तो आइए जानेंगे सबसे पहले इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा की इन्वायरवा से हुई है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ। वही आप आगे देखेंगे, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नहेस्ट हैकेल ने 1869 में किया। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वही आगे देखेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टॉन्सले द्वारा 1935 में किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार का होता है। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संगठनों से होती है। यह एक खुला हुआ तंत्र है, इसमें आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। वहीं नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो सूक्ष्म जीवों को वियोजन भी कहा जाता है। यह मृत पौधे एवं जंतुओं जैसे जैविक पदार्थ को सड़ा गलाकर मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया तथा कवक को शामिल किया जाता है। वही आगे देखेंगे तो सूर्य के प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। वही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में से पाए जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है आपका। वही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। यह प्रक्रिया ही जल चक्रण कराती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जल की स्थिति पृथ्वी पर समान बनी रहती है और एक रूप से परिवर्तन दूसरे रूप में होना ही ये जल चक्रण कहलाता है। जैसे पहले बादल से वर्षा बन के आते हैं ज़मीन पर, फिर जलवाष्प के कारण वही जल फिर बादल बन जाते हैं, फिर वर्षा बन के आते हैं, तो उसी को जल चक्र कहा जाता है। वही नेक्स्ट पॉइंट इसी में आप देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मानव पर्यावरण से संबंध में नियतिवादी उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक तत्व माना जाता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है। इसे आप देखेंगे कि पर्यावरणवादी उपागम भी कहते हैं। मानव पर्यावरण संबंध के संभववादी उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हैं। इनका विचार है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है तथा प्रकृति में मनचाहा परिवर्तन करने में समर्थ है। यह प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन पर विश्वास करते हैं। वही आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका मानव पर्यावरण संबंध में नवनियतवादी उपागम के अनुसार प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताया गया है। इसके अनुसार मानव को प्रकृति के अनुसार अपनी विकास की नीतियाँ बनाना चाहिए तथा सतत विकास में की अवधारणा का विचार इसी उपागम से लिया गया है आपका। वही नेक्स्ट देखेंगे तो सतत विकास का अर्थ है वर्तमान जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की सुरक्षा। यही आपका सतत उपागम है। वही नेक्स्ट आगे देखेंगे आप तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, जहाँ साल भर वर्ष तापमान आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है तथा औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसे डोल्ड्रम की पेटी भी कहा जाता है। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे टैंगा वन आर्कटिक
वृत्त 69.11 नॉर्थ है कि चारों ओर और यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसे शंकुधारी वन भी कहते हैं। इसका विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि जैव विविधता सबसे कम है। टैंगा वन में सबसे अधिक मुलायम लकड़ियाँ आपकी प्राप्त होती है। चीड़, देवदार, फड़, स्प्रूस आदि मुलायम लकड़ियाँ वाले वृक्ष हैं जो इन वनों में पाए जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो विषुवत वृत्त के ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता कम होती जाती है आपकी। ऊंचाइयों की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। वही देखेंगे ताप अधिक होने पर जैव विविधता अधिक होती है, ये भी आप देखेंगे। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहते हैं, ये भी देखेंगे। लाल रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त रंग है। लाइकेन छोटी वनस्पतियों का समूह है जो कवक व शैवाल द्वारा निर्मित होता है। वही आप आगे देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी रूस के घास के मैदान स्टेपीज कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्राज़ील के घास के मैदानों को कंपोस कहा जाता है। ये घास के मैदान काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें हम तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेयरी कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही दक्षिण अमेरिका के आपके घासों के मैदान को पम्पास कहा जाता है। वही ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स कहा जाता है। न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को आप कैटरवेरी कहा जाता है। वही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं और सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादित करने के लिए सूर्य गुण के कारण हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। वही आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो चूहा, खरगोश, गाय, हिरण, बकरी आदि आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं उसे द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी कहा जाता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वही ऐसे जीव जो सभी श्रेणियों के मांसाहारियों का शिकार करते हैं उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि ये कोई अन्य जीव इन्हें मारकर नहीं खा सकता है, ध्यान रखेंगे इसको भी। ऐसे जीव जो भोजन के रूप में पादपों, शाकाहारी व मांसाहारियों पर निर्भर होते हैं उसे सर्वभक्षी कहा जाता है। मनुष्य इसका एक उदाहरण है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। परजीवी वो होते हैं जो अपने भोजन तथा निवास दोनों के लिए ही दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मानव व पशुओं में लगने वाली जूं, पशुओं की खाल पर चिपकने वाला किलनी इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं। वही नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रीडेक्स ऐसे जीव होते हैं जो केवल भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर होते हैं, ये पॉइंट में है। वही आगे देखेंगे तो आधार प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में आवश्यक व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वही समुद्री प्रवाल इसका अच्छा उदाहरण है। कोरल रीफ का निर्माण करती है जो अन्य जातियों के लिए निवास व प्रजनन स्थल के रूप में काम करती है। वही नेक्स्ट देखेंगे आप अम्ब्रेला प्रजाति एक विशाल जंतु या समुदाय होता है जिसे एक प्रमुख प्रजाति के कारण अन्य प्रजातियों को स्वतः सुरक्षा मिल जाए उस मुख्य प्रजाति को अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। इस प्रकार बाघ को विशेष सुरक्षा देने के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं।
इससे न केवल बाघ को बल्कि उस स्थान के अन्य प्रजातियों को भी सुरक्षित हो जाती है। उसी प्रकार इस रिजर्व को घोषित क्षेत्र में बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में उभरता है। वही नेक्स्ट बात करें हम तो नेक्स्ट है आपका कीटोन प्रजाति। उस प्रजाति को कहा जाता है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक प्रभाव रखती है कि कीटोन प्रजाति के निर्माण उस प्रजाति के जीवों की अधिक संख्या को नहीं बल्कि परितंत्र में उसके कार्यों की गणना की जाती है। संकेतः प्रजाति किसी पौधे या जंतु की ऐसी प्रजाति है जो पर्यावरण परिवर्तन में बहुत अधिक संवेदनशील होती है। इसका अर्थ है कि जो प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि होने से शीघ्र संकेत करती है, संकेतक प्रजाति कहलाती है। जैसे वायु में प्रदूषण की अधिकता के लिए लाइकेन तथा जल के संकेतक के रूप में मछली संकेत प्रजाति के रूप में माना जाता है आपका। वही नेक्स्ट देखेंगे तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। वही आप देखेंगे नेक्स्ट की किसी क्षेत्र में आपके प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा ही मात्रा को पारिस्थितिकी ऊर्जा कहते हैं। आप वही नेक्स्ट देखेंगे पारिस्थितिकी उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे द्वारा आत्मसात की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादक यानी जीपीपी कहते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादक जीपीपी में श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा को घटने पर प्राप्त सकल ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन या नेचर पीपीपी कहते हैं, एनपीपी कहते हैं। विश्व की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादक एनपीपी 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा दलदली क्षेत्र में एक्सुअरी में विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादक एनपीपी 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष पाई जाती है। वही आप नेक्स्ट बात करें किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल सूक्ष्म भार को बायोमास कहा जाता है। इकोटोन दो विभिन्न बायोम के बीच का क्षेत्र है। इस जगहों को आप देखेंगे, इन जगहों को दो अलग अलग समुदायों की प्रजाति का मेल है। ऐसे स्थानों पर रहने वाले प्रजाति जलवायु के अनुकूलन करने में अधिक सक्षम होती है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त हो पाता है। ऊर्जा अंतरण के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर मात्रा 10% ऊर्जा के अंतरांतरित होती है। इस नियम में 1942 के लिंगेमान ने प्रतिपादित किया था। वही आप नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका ऊष्मागतिकीय के प्रथम नियम के अनुसार संरक्षण का नियम भी कहते हैं, जिसके अनुसार न तो ऊर्जा का सृजन होता है और न ही विनाश होता है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। वही नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे ऊष्मागतिकीय तथा द्वितीयक नियम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रभावित होने की दिशा से संबंधित है। इसके अनुसार ऊष्मा सदैव अधिक ताप के निम्न ताप की ओर प्रभावित होती है। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स एटन ने 1927 में किया था। खेती सबसे प्राचीन पद्धति झूम है आपकी। वही नेक्स्ट कुछ पॉइंट की बात करें तो हम 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन बायोम की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखेंगे कि वही नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। आर्गन आपका 9.93% पाया जाता है। वही आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। वनस्पति के सड़ने से मीथेन गैस आपका निकलता है। मृदा पीठ के सर्वाधिक कार्बन पदार्थ पाए जाते हैं। अल्फा एक प्रकार का घास है। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम
तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मंटियार मिट्टी की जल धारणा क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है। आप देखेंगे कि वही बात करेंगे। गहन पारिस्थितिकी शब्द के जनक अर्नेस्ट थे। जैविक अजैविक तत्वों के चक्र जैव भू रासायनिक के रूप में चलता है। ज्वालामुखी विस्फोट से फास्फोरस चक्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। वही नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक लवणता मृत्यु सागर में पाई जाती है। वही नेक्स्ट देखेंगे आप, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र है। महासागरों की औसत लवणता 35% होती है आपकी। वही नेक्स्ट देखेंगे और अंतिम 2 पॉइंट देखेंगे। वन में पेड़ों की छाल पर लगने वाले सफ़ेद पदार्थ को लाइकेन कहा जाता है और सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागरों का होता है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर जो किसी भी पर्यावरण से जुड़े परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो इन आप सभी वन लाइनरों का आराम से अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि ये किसी भी रूप में आपके किसी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद।